16.1 हो गया, 16.2 हो गया, 16.3। अच्छा 16.2 जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें कहा है एक्स इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि आपने 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल के जमा करनी है। एन है 5, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? आंसर क्या आता है? 0.00672। ठीक है, 0.00672 लिख लो, कोई मसला नहीं, किसी को कोई इतराज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बताएं। 16.3 हो गया था। 4 5 6 7 8 9 8 वाला। अच्छा जी, the number of days in a given year in which a 130 point change occur in Karachi Stock Exchange। बच्चों ये 130 पॉइंट का चेंज, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, ये बहुत रेयर इवेंट होगा पूरे साल में एग्जैक्ट 130 पॉइंट का चेंज होना। बच्चों ये रेयर इवेंट है, ये बहुत रेयर इवेंट है। तो मुझे बताओ रेयर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कौन सी यूज होगी? पॉइसन, वेरी गुड, शाबाश। ये भी फैटल एक्सीडेंट पर मंथ, ये भी रेयर इवेंट है। रेयर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कौन सी यूज होगी? पॉइसन। ब्लाइंड बेबीज बोर्न, ये भी रेयर इवेंट है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कौन सी यूज होगी? पॉइसन। अच्छा बच्चों ये बात समझ आ गई है? 16.11 12 13 हो गया था। अल्लाह के बंदो 11 तो इतना आसान है। 11 किसने पूछा यार? कैसे 11 का आंसर क्या आता है बच्चों? ए आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं ए आ रहा है। देखो जरा कैलकुलेटर पे गौर से देखो, म्यू है 1.2 ई की पावर -1.2 और पता नहीं कितने टूटे हाथों से लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये देख लो, ये कैलकुलेटर गौर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश 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 खतीजा, कोई खुदा का खौफ खाओ। ये देखो सवाल में सिर्फ और सिर्फ मीन है, मीन के अलावा कुछ नहीं है। आपने कैसे जी का फार्मूला लगा लिया? जी के फार्मूले के लिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर मीन होगा तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इन a game a man is paid 50 if he gets all heads or all tails and 4 coins are tossed। बच्चों पहले सोच समझ के जवाब देना। अगर 4 कॉइन टॉस करें तो ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? सोचो जरा।
ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी 1/16, वेरी गुड, शाबाश। और ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी 1/16। तो बच्चों जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या 2/16 होगी? सोचो जरा। और का वर्ड यूज हो रहा है ना, और, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 2/16। अच्छा, जीतने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें उन पैसों से जो मिलने हैं, 2/16 इंटू 50, 2/16 इंटू 50, आंसर बताओ क्या आता है? 6.25। क्या ये बात समझ आती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मिलेगी 6.25 रुपीज मिलेगी। अच्छा, एंड ही पेज आउट 30। पेज आउट का मतलब है उसको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 30 रुपए का। इफ 1, 2 और 3 हेड अपीयर, अगर एक आ जाए, दो आ जाए या तीन आ जाए, तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। एक हेड आ जाए या दो हेड आ जाए या तीन हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 14/16, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों 30 को मल्टीप्लाई कर दें 14 से, डिवाइड कर दे 16 से, आंसर आ जाएगा 26.25। बच्चों ये नुकसान है और ये गेन है। नेट गेन या नेट लॉस निकालें, कितना आता है? 26.25 देने पड़ेंगे, 6.25 मिलेंगे, तो डिफरेंस आता है 20। 20 का लॉस होगा, 20 का लॉस होगा, लॉस। क्या ये बात समझ आ रही है? सी ऑप्शन। 14 बटा कैसे आया? अजीम इब्ने आरिफ, आपने 4 कॉइन की सैंपल स्पेस बनानी है। अजीम इब्ने आरिफ, 4 कॉइन की सैंपल स्पेस बनाओ और खुद कैलकुलेट करो। अच्छा जी बच्चों, याद है ये फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला किस चीज का है? वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। ये सवाल भी हो जाना चाहिए था। ये सवाल 627 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, 28 में ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये सवाल भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरह का सवाल है, सेम टू सेम। हाँ जी, ये जो लाइन लिखी हुई है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। और विद रिप्लेसमेंट से अगर सैंपल सिलेक्शन हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट से हो तो नॉट इंडिपेंडेंट होता है। अगर टाइम इंटरवल, वेट, हाइट, वॉल्यूम की बातें हो तो वो बात हो रही है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? याद करो बच्चों, नॉर्मल का पैरामीटर मीन एंड वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने ये चीज भी पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन दैट हैज मीन एंड वेरिएंस। मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होती है। बच्चों याद करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंटर में वैल्यू होती है वो मीन होती है, जी की वैल्यू वहां पे 0 होती है। तो बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है 0 और उसकी वेरिएंस होती है 1। ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 37 समझ आ गया? थर्टी एट, 43, 38 हो गया था, 39, 40,
41, 42, 43। बच्चों ये मैंने आपको सवाल करवाया हुआ है टॉप 10% वाला, याद करो। जिसने मुझसे सवाल पूछा है इसका मतलब यही है कि उसको टाइप 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप 3 थी उसने सही तरह से नहीं पढ़ी। जिसने भी मुझसे सवाल पूछा है उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप 3 सही तरह से नहीं पढ़ी। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू भी आपको खुद ही बता रहा है 1.28 और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। जी की वैल्यू उसने बता दी, कहानी खत्म। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जी है 1.28, एक्स की वैल्यू नहीं पता, म्यू है 74, सिग्मा है 7, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। मैं ऐसे बच्चों का क्या करूं, मेरा दिल करता है मैं उनके मुंह पे थप्पड़ मारूं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा। क्लासेस ध्यान से लेते कोई नहीं। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, सवाल क्लास के अंदर मैं करवा चुका हूं। जी की वैल्यू उसने बता दी है, ना भी बताएं तो आपको निकालनी चाहिए थी यहां से। ये 40% एरिया है, यहां से आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। 44 हो गया था। इसमें भी उसने जी की वैल्यू बता दी है, आराम से निकल आएगा। फोर्टी 46, 47। अच्छा जी, 46 करते हैं पहले। बच्चों ये जरा गौर से मेरी बात सुनना। अगर z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखें तो बच्चों सिग्मा होता है जो जाके z से मल्टीप्लाई होता है। क्या ये बात समझ आती है? सिग्मा होता है जो z से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे बच्चों सिग्मा जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेसिकली z की वैल्यू है, z की। क्या ये बात समझ आती है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। ये वो कह रहा है कि सेंटर में तो है मीन, दाएं तरफ है 0.52 और बाएं तरफ भी है 0.52 जी की वैल्यू। वो कहता है द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम मीन बाय लेस देन 0.52। लेस देन 0.52 का मतलब है 0.52 से नीचे नीचे वाला एरिया। तो बच्चों डिफर का मतलब राइट साइड पे भी डिफर होता है और लेफ्ट साइड पे भी डिफर होता है। क्या ये बात समझ आती है? डिफर का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस दाएं तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों 0.52 बेसिकली जी की वैल्यू है। तो 0.52 का एरिया बताओ शाबाश। जी की वैल्यू 0.52 है, ये 0.5 लिखा हुआ है और ये 0.02 है, ये आ जाएगा 0.1985। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों 0.1985 राइट साइड पे और 0.1985 लेफ्ट साइड पे। तो बच्चों इन दोनों को टोटल कर लेंगे
शाबाश। क्या 39.7 टोटल एरिया बनता है? अच्छा, अब जरा ऊपर वाला सवाल देखें। यहां पे वो कहता है डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 1.3 सिग्मा। यहां पे बात हुई थी लेस देन, यहां पे बात हो रही है मोर देन। मोर देन का मतलब यह है बच्चों कि अगर जी की वैल्यू 1.3 यहां पे है और 1.3 यहां पे है, तो 1.3 से ऊपर ऊपर वाली बात हो रही है, 1.3 से ऊपर ऊपर वाली। क्या ये बात समझ आ रही है? अंदर वाला एरिया है लेस देन और बाहर वाला एरिया है मोर देन। 1.3 से बड़ी वैल्यू, यहां से बड़ी वैल्यू। अच्छा बच्चों, जब आप टेबल देखेंगे 1.3 का, 1.3 को जब आप टेबल में देखेंगे आपको एरिया मिलेगा 0.4032। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको एरिया मिलेगा 0.4032। अच्छा, तो बच्चों 0.4032 तो सेंटर वाला एरिया होता है 0.4032, और ये भी एरिया होगा 0.4032। तो बच्चों बाकी वाला एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाला एरिया कैसे निकालेंगे? पॉइंट 5 में से माइनस करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। 0.5 में से माइनस करके बताएं आंसर क्या आता है? 9.68% यहां पे आता है और 9.68% यहां पे आता है। तो बच्चों इन दोनों को टोटल कर लो। 19.36 आंसर आएगा। फोर्टी 45 और 46 समझ आ गए हैं आपको? बच्चों ये नारू, ये टोटल एन दिया हुआ है, टोटल कैपिटल एन दिया हुआ है। आपने सवाल में प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है, याद करो। हाँ जी, पहले आपने एरिया निकालना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये सवाल हो गया था? अच्छा जी, 48, 49 ये हो गए थे। 50, 51, 52। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरी बुक में बताओ, मेरी बुक में से कितने सवाल हो गए, कितने रहते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश।
मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा, मुझे बताओ क्या हर सवाल को ठीक करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है? याद करो, एमसीक्यूज में एक ऑप्शन ठीक होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 3/4 है? सोच लो सोच लो। बोलो बोलो बोलो। क्या टोटल क्वेश्चन 10 है? क्या हर सवाल दूसरे सवाल से इंडिपेंडेंट है? क्या हर सवाल दूसरे सवाल से इंडिपेंडेंट है? बोलो। अगर एक सवाल गलत हो जाए तो पक्की बात है दूसरा सवाल भी गलत होगा। बच्चों, एक सवाल का दूसरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? और बच्चों, हर सवाल में ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्या एक सवाल में प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी और दूसरे सवाल में प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी? तो बच्चों, पहले सवाल में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दूसरे में भी वही रहेगी, तीसरे में भी वही रहेगी, चौथे में भी रहेगी। तो बच्चों, क्या ये बात समझ आ रही है कि ये सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है? क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रीट वेरिएबल है? क्या सवाल में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल है? ओके बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब देना। उसने प्रोबेबिलिटी मांगी है पास होने की, पास होने की प्रोबेबिलिटी मांगी है। बच्चों, पास वो बंदा होगा जिसके 5 ठीक होंगे। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन बच्चों, अगर किसी बच्चे के 6 सवाल ठीक होंगे तो क्या वो फेल हो जाएगा? तो इसका मतलब है 5 सवाल ठीक हो तब भी पास, 6 सवाल ठीक हो तब भी पास। क्या ये बात समझ आ रही है? 7 सवाल ठीक हो तब भी पास और 8 सवाल ठीक हो तब भी पास। क्या ये बात भी समझ आ रही है? अब बच्चों, 2 का आंसर तो वो जानता है, 2 का आंसर तो वो जानता है। अब जिनका आंसर वो जानता है क्या वो प्रोबेबिलिटी में आएंगे? जिन सवालों का आंसर वो जानता है क्या उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे? उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। जब 2 सवाल वो जानता है तो पीछे जो प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी वो 8 सवालों पे होगी। जो तुक्के मारे जाएंगे, जो तुक्के मारे जाएंगे ABCD करके, वो 8 सवालों पे तुक्के मारे जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों, अब ये सवाल समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, अगला सवाल। अच्छा जी बच्चों,
ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, याद होगी, डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई जमा हो या माइनस हो, दोनों सूरतों में उनकी स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा जमा होगी। याद आ रहा है? स्टैंडर्ड एविएशन कभी माइनस नहीं होगी, स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा जमा होगी। याद करो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था मैंने, चैप्टर नंबर 12। याद करो, याद करो, याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। अब ये ना कहना सर याद नहीं आ रहा। चाहे दो वेरिएबल जमा हो चाहे माइनस हो, उनकी स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा आपस में जमा होगी। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एविएशन निकालने का तरीका ये है कि पहले वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे। याद करो, हाँ, मीन माइनस हो सकता है। अगर तो वेरिएबल माइनस में जा रहे हैं तो मीन माइनस में आएगा, मीन माइनस में आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन कभी माइनस में नहीं हो सकती। पढ़ा नहीं ना बेटा, रिवाइज नहीं ना किया, इसलिए रो रहे हो बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होती, चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होती है, चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होती। गधे ना हो तो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस में पढ़ा हुआ है और आज फिर मुझसे सवाल पूछ रहे हो। पता लग गया कि आप लोगों ने महीना पहले जो चीजें पढ़ी हैं वो भी आप याद नहीं रख सकते। जून में क्या याद रखोगे आप लोग? महीना पहले पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज को याद नहीं रख सकते तो पेपर में कैसे याद रहेंगी? इसका आंसर है बी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। ए से चेंज नहीं होता, बी से चेंज होता है, और वो भी स्क्वायर लाइक। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, ये वो आप रिवाइज करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। मैंने कोई नहीं करवाना, गधे ना हो तो खोते। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन और प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस याद करो और इसका आंसर खुद निकालो। Number 43 दे देनी। A company owned two machine, machine A and machine B. Machine A produces red toys, whereas machine B produces blue toys. Defective units produced by machine A and B average 25% and 30% respectively, and their daily production is 20 and 30 units respectively. अच्छा जी बच्चों, अब सोच समय के जवाब देना। A और B, A की टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 20। बी की टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 30। बच्चों मुझे बताओ, ए में डिफेक्टिव कितने होंगे और गुड कितने होंगे? शाबाश। ए है रेड और बी है ब्लू। बताओ शाबाश। ए में डिफेक्टिव होंगे 25%, 20 का 25% लेंगे 5, 15 होंगे गुड, और बी में डिफेक्टिव कितने होंगे? 9 और 21 होंगे गुड। तो बच्चों टोटल डिफेक्टिव कितने होंगे? 14, और गुड होंगे कितने? 36। क्या ये बात समझ आ रही है? टोटल हो गए 50। अच्छा, if the daily production is mixed and 3 toys are selected at random without replacement, find the probability that first toy is defective unit. First toy is defective,
second toy is not defective, whereas third toy is defective and of blue color. हाँ जी बच्चों, बताओ जरा, मुझे बताओ, शाबाश। इसको कैसे करें? देखो बच्चों, पहला डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 14/50। क्या ये बात समझ आती है? सोच समझ के जवाब देना। पहला डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 14/50। द सेकंड टॉय इज नॉट डिफेक्टिव। दूसरा गुड है, तो गुड की प्रोबेबिलिटी होगी 36/49। जिसने कहा है बाइनोमियल से नहीं हो सकता, उसको तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं थप्पड़ मारूं, गधे ना हो तो। ये विदाउट रिप्लेसमेंट बाइनोमियल में होता है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट बाइनोमियल में होता है। सारे खोते घोड़े इकट्ठे हुए पड़े यहां पे। दूसरा गुड है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 36/49। अच्छा, तीसरा वो कह रहा है, तीसरा डिफेक्टिव हो एंड ऑफ ब्लू कलर। डिफेक्टिव एंड ब्लू। बच्चों, डिफेक्टिव एंड ब्लू का मतलब ये है 9/48। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन 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 ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव के अंदर भी ब्लू हो? सोचो। क्या ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव भी ब्लू हो? अगर पहला डिफेक्टिव ब्लू होगा तो यहां पे 9 की बजाय 8 आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल। और ऐसा वो हो भी सकता है कि ना हो, ऐसा हो सकता है कि रेड हो। अगर रेड होगा तो 9 होगा, और अगर ब्लू होगा तो 8 होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी को 2 दफा लिखना चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी को 2 दफा लिखना चाहिए। कैसे? सुनो। इन केस अगर पहला रेड है, अगर पहला रेड है तो फिर यहाँ पे 9/48 आएगा। लेकिन अगर पहला ब्लू है तो फिर दूसरा जो होगा वो 8/48 आएगा। क्या ये सारी प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है? अगर पहला डिफेक्टिव रेड में से है तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन पहला डिफेक्टिव अगर ब्लू में से है तो यहाँ पे 8 आएगा। क्या ये 100% सबको बातें समझ आ गई हैं? और ये दोनों फेवरेबल हैं हमारे लिए। देखो, रेड वाले डिफेक्टिव कितने? 5। तो रेड वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/50।
कि जैसे मैंने किया है वैसे ही होना है। इसके ऊपर लगेगा मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ का सवाल है। ये समझ आ गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश शाबाश शाबाश। शीट गिवन ही होगी, आपको कैलकुलेटर पे करना होगा। एटी। अच्छा जी। अब बच्चों ये देखो 75 और 7, क्या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है? आप लोग प्रैक्टिस भी ना करो और मुझसे उम्मीद रखो कि मैं आपको कुछ भी ना कहूं। आप रिवाइज भी ना करो, छुट्टियां भी मुझसे मांगो, मैं छुट्टियां भी दूं, है सारा कुछ करूं, और फिर आप कहते हैं जी सर आप नाराज होते हैं। क्या करूं मैं, बताओ? हाँ जी, मीन है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन है 7। मीन है जी 75, मीन गिवन है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन है 7, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 80। ओके, अब क्वेश्चन नंबर पढ़े जी। वो कहता है जी द टेस्टिंग सर्विस रिपोर्टेड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर that the score of one of its job candidates fell at 98% level of the distribution. ओके, 98% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि 98% यहाँ पे बनता है, 2% उसके ऊपर है, 98% उसके नीचे है। क्या ये बात समझ आती है? और वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। क्या ये बात समझ आती है? x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे। आपके पास z की वैल्यू नहीं है, म्यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, z की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? याद करो टाइप 3, टाइप 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की याद आ रही है? ये एरिया में चाहिए, ये एरिया है 48%। 48% का मतलब है 0.4800। तो बच्चों 0.4800 यहाँ पे ढूंढो, कहीं पे नजर आएगा? ये देखो, कहीं कहीं पे देखो जरा 0.4800, गौर से देखो, गौर से। क्या नजर आ रहा है? इन दोनों के दरमियान है कहीं पे 0.4800, 2.05 एंड 2.06। अजीम इब्न आरिफ, अखा खोल अन्ने, अखा खोल। अपनी किताब के अंदर टेबल भी खोल लिया करो। नजर नहीं आ रहा कि मुंह वाले? आपके पास बुक नहीं है खोते?
रोजा खराब कर रहे हो मेरा। इतनी दफा टेबल समझाया, अभी तक टेबल नहीं समझ आया। ये 2.05 और 2.06 के दरमियान है हमारी वैल्यू। गुस्सा चढ़ा दिया मुझे। तो जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2.055। अब 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 75। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, शाबाश जल्दी करो। हाँ जी, 2.055 मल्टीप्लाई बाय 7, 89.385। 89.385 का मतलब 89.4। मैं हैरान इस बात पे हूं कि आप लोगों से सवाल क्यों नहीं हुआ। आप लोगों से सवाल क्यों नहीं हुआ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी जो आपको समझ नहीं आई। मैं चंडे मारूं आप सब लोगों को जिन लोगों ने सवाल नहीं किए। मेरा दिल कर रहा है, आपको मैंने एक दिन दिया और आपने वो जाया कर दिया। हाँ जी, मिडल 95% में पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट मिडल 95% रेंज, मिडल 95%। अच्छा बच्चों, तो डाटा देखते हैं पहले। डाटा है जी, मीन है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। सवाल नंबर कौन सा जी? 87। मीन है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। मिडल 95 मांग रहा है वो। तो बच्चों मिडल 95 का मतलब ये है, ये वाला 95% टोटल। मुझे ये बताओ यहां से यहां तक कितना एरिया होगा। ये टोटल 95% है। मुझे सेंटर से लेकर राइट तक एरिया बताएं कितना होगा। 47.5, जिसको हम 0.4750 लिख सकते हैं दोनों तरफ। यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए, यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए। सेंटर में z की वैल्यू 0 है, यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ z की वैल्यू क्या आएगी। और प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाएगी कि कैसे आपको z की वैल्यू निकलेगी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये बगैर डायग्राम के आप बना सकते हैं। अगर आप खुद सोचे 95% का हाफ करना है, 0.4750 टेबल में देखे 1.96। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बनाए बगैर आंसर निकलना चाहिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज डायग्राम बनाए बगैर ये सवाल होता है। अब म्यू की वैल्यू गिवन है 500, एक्स की वैल्यू पता नहीं, सिग्मा की वैल्यू है 100, जी की वैल्यू आ गई 1.96। क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं?
इक्वल निकालें, शाबाश। छह सौ 696 और 304, सी ऑप्शन बनता है। वेरी गुड। अगला सवाल बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 93 देखें। A salesman from his records figured that the probability of making a sale on first call is 0.7। बच्चों सोच समय के जवाब देना। पहली कॉल की सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। अच्छा बच्चों, और सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0.3। अच्छा बच्चों, अब वो कहता है इफ ही मेक सब्सिक्वेंट कॉल ऑन द सेम पर्सन हु हैज नॉट येट बॉट द प्रोबेबिलिटी फॉल्स बाय 0.1 ईच कॉल। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर किसी बंदे को आप कोई चीज बेच दें तो क्या आप उसको दोबारा कॉल करेंगे? अहमद पट्टी दूर फिटे मुंह तेरा बेटे। तू पूरी जिंदगी उधार पे काम करी बेटा। वो कहता है सब्सीक्वेंट कॉल उस वक्त करते हैं जिसने पहले अभी कुछ बाय नहीं किया। अहमद पट्टी आंखें खोल, तेरी अंग्रेजी इतनी वीक है। अब बिजनेस चला लो, फिर प्रॉपर्टी बाहर में जाए। आप अपने बिजनेस चला लो। जिनको घर में कोई दूसरी दफा पकोड़े नहीं देता वो बिजनेस की बातें कर रहे हैं। दूर फिटे मुंह तुम्हारी सारी जिंदगी दे। दूसरी दफा कॉल करने की प्रोबेबिलिटी वो कहता है 0.1 से कम हो जाएगी। मतलब अगर आपने किसी बंदे को दूसरी दफा कॉल की है तो इसका मतलब ये है कि पहली दफा उसने चीजें नहीं परचेज की। क्या ये बात समझ आ रही है? दूसरी दफा सेल की प्रोबेबिलिटी 0.6, लेकिन अगर दूसरी कॉल पे भी सेल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। क्या ये बात समझ आती है? फिर करनी पड़ेगी तीसरी कॉल। तीसरी कॉल पे सेल की प्रोबेबिलिटी है 50% और सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये प्रोबेबिलिटियां सारी क्लियर है सबको? अब बच्चों को कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ऑन 3 कॉल। मुझे बताओ बच्चों, बताओ कि 3 कॉलों पे सेल करने का मतलब क्या है? 3 कॉलों पे सेल करने का मतलब ये नहीं है कि पहली पे सेल नहीं हुई थी, दूसरी के ऊपर भी सेल नहीं हुई थी और तीसरी पे सेल हुई थी। सोचो, क्या ये बात समझ आ रही है? तो पहली पे सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, दूसरी कॉल पे भी सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 और तीसरी कॉल पे सेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो बच्चों 3 कॉलों पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी है 6%। सोच लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। A large corporation require all new employee to go through a 1-year training program. Personnel file show that 3 out of every 5 training complete the program and stay with the company for at least 3 years. बच्चों कितने बंदे हैं जो कंपनी में स्टे करते हैं? कंपनी के साथ स्टे करने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/5 है? बोलो। तो स्टे ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। सोच लो। और कंपनी ने 6 बंदे हायर किए हैं, 6 बंदे हायर किए हैं। What is the probability that at least 3 trainee will be with the company after 3 years? At least 3। बच्चों 3, 4, 5, 6, 4 प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेंगी। क्या ये बात समझ आ रही है? और बच्चों ये सवाल होना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। क्यों भला? वो कहता है रिमेन अनचेंज, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी सेम है। ये सवाल होगा बाइनोमियल से। क्या ये बात समझ आ गई? बता दो बता दो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। A clerk leaves his office at 7 a.m. For his office, the time taken to reach the office is normally distributed with mean of 45 minutes and standard deviation of 10 minutes. हाँ जी बच्चों, सोच समय का जवाब देना। कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में ऑफिस? 7 बजे वो निकलता है। ओके, 45 मिनट में वो पहुंच जाएगा। ये नॉर्मल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 मिनट की। ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, 10 मिनट की स्टैंडर्ड डेविएशन है। What is the probability that he will be late in office on a randomly selected day if the office start at 8 a.m.? हाँ जी बच्चों, सोच समय के जवाब देना। 7 बजे वो घर से निकलता है, 8 बजे ऑफिस लग जाता है, तो लेट होने का मतलब क्या हुआ? जब वो बंदा 8 बजे से लेट जाएगा तो लेट हो जाएगा, मतलब 60 मिनट से ज्यादा टाइम जब लग जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जब 60 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा तो वो बंदा लेट हो जाएगा, और 60 मिनट से कम टाइम लगेगा तो वो ऑफिस में इन टाइम पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है?
यहाँ पे जी की वैल्यू है 0, यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स है हमारे पास 60, मीन है 45 और सिग्मा है 10। यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी 1.5, तो 1.5 है। टेबल से एरिया निकाल लो, 1.5 का क्या आता है, शाबाश जल्दी करो, एरिया निकालो, एरिया एरिया पहले 1.5 का एरिया था 0.4332, ये 0.4332 का एरिया आता है 60 से 45 के दरमियान। क्या ये बात समझ आती है? हमें ये वाला एरिया चाहिए लेट होने का एरिया, तो लेट होने का एरिया कैसे निकलेगा? 0.5 में से 0.4332 माइनस कर देंगे, .0668 आंसर आ जाएगा। आगे बताएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 108, 103 का आंसर नहीं आता, क्या मतलब है? किस अच्छा जी 103 है। हाँ 103 में ये जो 100% है ना, ये इसको मिटा दो, ये 10% है। ये 10% आना है, 100% नहीं आना। अब ट्राई करो, शायद हो जाए आपसे सवाल। आंसर सी आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएं जी। हाँ जी बच्चों, ये टाइप 4 याद है आपको, मैंने पढ़ाई थी टाइप 4, जिसमें एक्स भी गिवन होगा और प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी और मीन फाइंड करना होगा। याद करो। नहीं पता, और 30 से ऊपर एरिया है 0.0606। तो बच्चों मुझे बताओ कि मैं लाइन राइट साइड पे लगाऊं या लेफ्ट साइड पे लगाऊं? लाइन किधर लगेगी, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? यहाँ पे एक्स वैल्यू गिवन है 30, और 30 से ऊपर जो एरिया उसने दिया है सवाल में वो दिया 0.0606। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या 30 से लेके म्यू के दरमियान का एरिया निकाल सकते हैं हम? सोचो सोचो सोचो। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, .4394। तो बच्चों 0.4394 को टेबल में देखो और जी की वैल्यू ढूंढो। यहाँ पे ये नजर आ रहा है 0.4394।
ये 1.5 है और ऊपर 0.5 है। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती है जी 1.55। तो 1.55 यहाँ पे आ गया। एक्स पता नहीं, मीन सॉरी एक्स पता है कि 30 है, मीन नहीं पता और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है 4 है। तो क्या यहाँ से मीन निकल आएगा? ट्वेंटी 23.8। वेरी गुड। एक 116 हो गया था। अच्छा जी, अब 116 जो है वो जरा सुन लो क्या कह रहा है वो। आपका जो मीन है 4.17 है, उसको चाहिए 4.2 के ऊपर 0.5 और 4.2 से नीचे 0.05। तो 4.2 में अगर मैं जमा करूं 0.05 तो आ जाएगा 4.25, तो यहां पे आता है। और माइनस अगर मैं करूं 4.2 में से तो आता है 4.15। वो कहता है 4.15 और 4.25 के दरमियान वाले जो रॉड है ना वो बिल्कुल ठीक है, वो ऑर्डर से मैच करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या वो स्पेसिफिकेशन से मीट करते हैं? 4.15 और 4.25 के दरमियान वाले जो रॉड है वो स्पेसिफिकेशन से मीट करते हैं। तो आपने उसका एरिया फाइंड करना है बस कि कितने परसेंट रॉड हैं जो स्पेसिफिकेशन से मीट करते हैं। अच्छा बच्चों, जरा इधर वापस आ जाओ। क्या टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को याद थी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1, सोचो जरा। अच्छा बच्चों जरा देखो, टाइप 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सारी सॉल्व की होगी, आंसर भी निकाले होंगे। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। ये टाइप 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? जरा देखो गौर से। आपने मॉड का बटन प्रेस करना है, मॉड में तीसरे नंबर पे आ रहा है स्टैट, और आपने मॉड का बटन प्रेस करके स्टैट प्रेस करके एसी का बटन प्रेस कर देना है। ऊपर लिखा नजर आ रहा है आपको स्टैट, ये नजर आ रहा है स्टैट, स्टैट मोड ऑन हो गया। अच्छा बच्चों, फिर शिफ्ट 1 और 5वें नंबर पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। शिफ्ट 1 और डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे ना तो आपके पास 4 चीजें आ रही हैं, पी क्यू आर टी। हमने फिलहाल इन 3 की बात करनी है, पी क्यू आर की। बच्चों पी का मतलब होता है लेस देन। जब भी आपने किसी लाइन से नीचे एरिया फाइंड करना होगा तो पी का फंक्शन यूज करेंगे। लेस देन के लिए पी का फंक्शन यूज करेंगे। क्यू का फंक्शन यूज होगा जब आपने बिटवीन का एरिया फाइंड करना होगा, बिटवीन 2 पॉइंट।
और आर का फंक्शन उस वक्त यूज करेंगे जब आपने राइट साइड का एरिया फाइंड करना होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? पी क्यू आर का मतलब समझ आ गया सबको? बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। पी क्यू आर ओके। अब मेरी बात सुनो, याद करो आपको वो पहले सवाल में मीन गिवन था 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी 10। याद करो, याद है याद है याद है। और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी अबव 70। याद करो बच्चों, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी अबव 70। याद आ रहा है बच्चों? मुझे बताओ, जब अबव 70 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पी क्यू आर अबव 70, अबव 70 पी क्यू आर, इन तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आर फंक्शन यूज करेंगे। बच्चों तरीका देखो, आपने करना क्या है, अबव 70 वाले सवाल में क्या आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब बच्चों आपने करना क्या है, ये पी क्यू आर में से आपने आर सिलेक्ट किया और ब्रैकेट में लिखना है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू निकाली आपने 2, ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। ना भी क्लोज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा आपका 0.02275। क्या ये बात समझ आ रही है? हमारा आंसर आया था 0.0228। कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 0.02275। ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, अगला सवाल था बिलो 40। बिलो 40 के लिए मुझे बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? बिलो 40 के लिए पी का फंक्शन यूज करेंगे। बच्चों गौर से देखना, बिलो 40 के लिए क्या हम जी निकाल सकते हैं? बिलो 40 के लिए क्या हम जी निकाल सकते हैं? बता दो बता दो बता दो। अच्छा, अब बच्चों तो शिफ्ट 1 करके 5 में जाएंगे, पी सिलेक्ट करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों पी सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें जी की वैल्यू पुट कर देंगे -1, जी की वैल्यू पुट कर देंगे -1। क्या ये बात समझ आ गई? और इक्वल प्रेस कर देंगे, क्या हमारा आंसर निकल आएगा 0.15866। इसको राउंड ऑफ कर ले तो 0.1587 बनता है, 0.1587। अच्छा, अब बच्चों आगे देखो, वो कहता है बिटवीन 40 एंड 70, बिटवीन का वर्ड यूज कर रहा है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? क्यू वाला फंक्शन यूज करेंगे। शाबाश बच्चों। देखो, जब बिटवीन 40 एंड 70 कहेगा तो जी की 2 वैल्यूज आएंगी। क्या ये बात समझ आती है? बिटवीन 40 एंड 70 में जी की 2 वैल्यूज निकलेंगी। बोलो बोलो बोलो। नहीं बात समझ आई? ओ बोलो तो सही। अच्छा, अब हमने करना क्या है बच्चों, क्यू का फंक्शन यूज करना है। शिफ्ट 1 5 क्यू, क्यू प्रेस करेंगे, लेकिन क्यू के साथ लिखेंगे -1। क्या ये बात समझ आ रही है?
अच्छा प्लस, अब इस एरिया के साथ इस एरिया को हमने जमा करना था, याद है? इन दोनों एरिया को हमने जमा करना था, याद करो याद करो याद करो। तो फिर दोबारा करेंगे शिफ्ट 1 5 क्यू, दोबारा क्यू लेके आएंगे, दोबारा क्यू लेके आएंगे और यहां पे लिखेंगे 2। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों फिर इक्वल प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.81859, 0.81859। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.8185 या 8.86 बन सकता है कि नहीं बन सकता? वेरी गुड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो बोलो। टी वाला भी नहीं करना, टी वाला सवाल अभी छोड़ दो। और जी नेक्स्ट बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी बच्चों, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 का सवाल है। आपको क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन है, आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ आई? वन 117 समझ आ गया जिसने सवाल पूछा था? हाँ जी, कैसे करना है बेटा? हाथ से करना है, हाथ से करना है, अपने हाथों से करना है। पहले रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी। पहले सोचो उसने एक्सेप्ट क्या करना है। सेंटर में 0, वो कहता है 0.01 की वेरिएशन वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब 3.01 और 2.99 के दरमियान वाली वेरिएशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वो कह रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? 0.01 तक की वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकता है वो, ऊपर भी और नीचे भी वेरिएशन। अल्लाह आपको आंखें दे। तो रिजेक्ट क्या होगा? ये वाला एरिया। रिजेक्ट क्या होगा? ये वाला एरिया। तो रिजेक्शन के दोनों एरिया निकाल के जमा करना है और 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, इसमें सेल की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और एन की वैल्यू है 100। सोच समझ के जवाब देना बच्चों।
क्या यहाँ पे बाइनोमियल लगेगी या पॉइसन लगेगी? बोलो बोलो बोलो। और कोई तो बोलो, पूरी क्लास में सारे गूंगे बहरे हो गए हो। सोच लो, शाबाश। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल लगेगी। अकल के अंधो, पूरी क्लास गूंगी बैरी बनी हुई है। पूरी क्लास का ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जो चीजें 2 दिन पहले पढ़ाई हैं वो भी याद नहीं आ रही। दुर फिटे मुंह पूरी क्लास के ऊपर। और प्रोबेबिलिटी से मांगी है 35 आर मोर, तो 35 आर मोर के ऊपर लगेगा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का फार्मूला। तो ये आ जाएगा 34.5। और मौत पड़ गई है पूरी क्लास को। शर्मिंदगी से मर तो नहीं गए? तलहा अजीज, पॉइसन वाला फार्मूला उस वक्त लगता है जब प्रोबेबिलिटी रेयर इवेंट होते। क्या ये रेयर प्रोबेबिलिटी है? तलहा अजीज, आंखें खोल। अन्ने, पॉइसन तब लगती है जब प्रोबेबिलिटी 10% से नीचे होते। हाँ, आप लोगों ने सही तरह से पढ़ा कोई नहीं, और मुझे कह रहे हो कि सर प्लीज ऐसे ना करें। हैं, आपको एक दिन की छुट्टी दी, इसके बावजूद ये हरकतें आपकी। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बाकी सवाल कंप्लीट करो, बाकी सवाल कंप्लीट करो हर हाल में। कल इसको आगे कंटिन्यू करना है।